चलिए। जी, वीडियो क्वालिटी का इश्यू सॉल्व हुआ है। उज़ैर अहमद, अगर आपका नहीं इश्यू रिजॉल्व हुआ तो आप मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन करके देखें। आई होप सो कि आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। अज़हर, आपको वीडियो सही आ रही है मेरी? तो उज़ैर, आप काइंडली आपके या तो इंटरनेट का इशू हो सकता है या फिर आप मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करके देखें, तो आई होप कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके जी। चलें। अब लास्ट हमने जो लेक्चर सेशन हमारा हुआ था, उसका हम एक छोटा सा स्लाइड सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। उसके बाद हम अपनी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट्स के आंसर जिन लोगों ने सबमिट करवाए थे उनको डिस्कस करेंगे और शाउट आउट देंगे उन्हें। और उसके बाद हम मूव करेंगे आज के अपने लेक्चर के ऊपर। तो हमने लास्ट टाइम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स डिस्कस की थी। डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास इंटीजर्स होते थे। इंटीजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स थी। स्ट्रिंग्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिंगल या डबल कोट्स के अंदर हम स्टोर करते होते थे अपने वेरिएबल्स के अंदर। और हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस वगैरह और क्लासेस वगैरह भी बनी हुई थी, जिनको इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास से फ्लोट्स। फ्लोट्स बेसिकली इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर्स प्लेस करने की ऑप्शन होती है। और हम टू एन एक्सटेंड जो है इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बूलियंस है। बूलियंस के अंदर हमारे पास दो आंसर होते हैं, ट्रू या फॉल्स, या इसको हम दूसरे लफ्जों में जीरो या वन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कास्टिंग थी। कास्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि हम एक डेटा टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर हम किस तरह से ट्रांसफर कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इंटीजर था 5, उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया था। और अगर आप यहाँ पे इसके आउटपुट में देखें तो ये देखें, एट फर्स्ट इसकी टाइप इंटीजर थी और फिर ये स्ट्रिंग हो गई थी। तो ये भी हमने देखा था। अ, आवाज आ रही है आपको सही? अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ फंक्शंस मैंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा टाइप को दूसरी को। और ये मैंने कन्वर्जन पैरामीटर्स बताए थे कि ये वाली डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप के साथ इस तरह इंटरेक्ट कर सकती है। ये उसका एक छोटा सा चार्ट बना हुआ था। लेट्स से इंटीजर जो है वो एक फ्लोट के साथ एडिशन हो सकती है, इसके एक बूल के साथ एडिशन हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कौन से डेटा टाइप्स आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो सकती है। देन देयर वाज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाज कि आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिएबल्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप। लेट्स से मेरा एक नाम का नेम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैं अपना नेम स्टोर किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्लग इन हो जाए स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने किस तरह से एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाई थी और उसके अंदर मैंने किस तरह से अपना नेम प्लग इन किया था। तो वो सारा इस चीज़ के अंदर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। उसके बाद ही हमारे पास थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि फाइनली हमने पढ़ी थी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हम कैसे इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर के ऊपर कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो ये कर दो, नहीं तो फिर हम एक दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं कंप्यूटर को
कि नहीं तो ये फुलफिल कर दो। जिस तरह की एक छोटी सी एग्जांपल ये लास्ट हमने सेल के अंदर अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो आपको। मैं थोड़ा से मैग्नीफाई भी कर देता हूँ। हाँ। तो ये देखें जिस तरह ग्लास फुल अगर हमारे पास फॉल्स था तो हमने कंडीशन एक चेक की थी कि अगर ग्लास हमारे पास टोटली फुल है तो हमें वो ग्लास जो है वो ला के दे दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ग्लास को फिल अप करो पहले और फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, तो हमने इसे रन किया था तो हमारे पास यही था कि फिल द ग्लास एंड ब्रिंग इट टू मी। क्यों? क्योंकि ग्लास फुल हमारे पास नहीं था। ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा ओवरव्यू था लास्ट टाइम का। अब हम जाके देखते हैं अपनी असाइनमेंट जो कि मैंने आपको फॉरवर्ड की थी। मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। अ, तो ये असाइनमेंट मैंने दी थी। असाइनमेंट क्या थी आप लोगों की बेसिकली? एक पाइथन पाइथन का प्रोग्राम बनाना था आपने जो कि स्टूडेंट के लेटर ग्रेड को कैलकुलेट करे। ठीक है, अब उनके स्कोर की बेस के ऊपर कि आपकी स्कोर की बेस के ऊपर आपका क्या ग्रेड आया। ठीक है। इसके अंदर मैंने ये इनपुट वाली चीज़ आपको नहीं पढ़ाई थी, ये मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूंगा। बट द कॉन्सेप्ट वाज के न्यूमेरिकल स्टोर एज एन इनपुट प्रोग्राम आपका ले यूज़र से। ठीक है। और उसको एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कन्वर्ट करे और उसको फिर क्या करे, कैलकुलेट करे और डिस्प्ले करे ग्रेड इसकी बेसिस के ऊपर। मतलब ए ग्रेड आएगा 90 से 100 न्यूमेरिकल स्कोर के दरमियान, बी 80 टू 89.99% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके। और ये रिक्वायरमेंट्स मैंने कुछ दी थी कि अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम्स होने चाहिए थे। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स इफ और एल्स को यूज़ करके आपने जो सॉल्व करनी थी प्रॉब्लम। और डेटा टाइप कास्टिंग यूज़ करनी थी इंटीजर को या इनपुट को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद डिस्प्ले कैलकुलेटेड लेटर ग्रेड एज स्ट्रिंग, मतलब कि एज स्ट्रिंग उसे आपने डिस्प्ले करना था। ये था इसका सैंपल आउटपुट इस तरह से होना था। ठीक है, और इसका एक आउटपुट आपको एक ग्रेड उसने आपको कैलकुलेट करके देना था। और एक छोटा सा एडिशनल चैलेंज था कि अलाउ द प्रोग्राम टू हैंडल situations where the user enters codes outside the valid range, example below 0 or above 100. In such cases display an error message। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन पहले आपको मैं खुद कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कस करते हैं हम उन लोगों के आंसर जिन्होंने सबमिट किया था। ओके। अच्छा जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। हम्म। जी। अब देखिए अब बेहतर है। आई डोंट थिंक मेरा इंटरनेट पे इशू होना चाहिए यहाँ पे। मेरी साइड पर आई डोंट थिंक इंटरनेट का इशू है। सर्वर वाली साइड से, माइक्रोसॉफ्ट की साइड से इशू होगा। कैंट ब्लेम देम। पाकिस्तान है, क्या करें। अच्छा। तो असाइनमेंट के आंसर के ऊपर हम थे फोकस। असाइनमेंट के अंदर हमने एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना था। तो पाइथन प्रोग्राम की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, इसको किस तरह से एडजस्ट करें। अच्छा जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट। हमने सबसे पहले क्या लेना था, इनपुट लेना था हमने
न्यूमेरिकल स्कोर, ठीक है, और उसको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर कन्वर्ट करना था। तो हम लेट से स्कोर का एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, जिसके अंदर ये एक फंक्शन है इनपुट का। ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि वो हमारे पास कोई हमें इनपुट दे। ठीक है, अभी मैं इसे रन करूंगा तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जिन्होंने असाइनमेंट किए है उनको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। उन्होंने मेरे पास रिस्पॉन्सेज जितने भी आए हैं उन सब ने माशाल्लाह से ये सब खुद से करके भेजे हैं। अच्छा, इसको हम इनपुट के अंदर ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग देते होते हैं, जो कि वो आउटपुट के टाइम के ऊपर हमें शो करता होता है कि यार एक डिस्क्रिप्शन हमें ब्रीफ सी दे देता है कि हमने क्या इनपुट करना है उसके अंदर। तो मैं कहता हूँ एंटर द न्यूमेरिकल स्कोर। ठीक है जी। अब मैं इसे ऑल्ट एंटर करूंगा तो ये देखें इस तरह से उसने मुझे ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दे दिया और वो मेरे से इनपुट मांग रहा है। अब मैं इसे करूंगा ना, लेट्स 55 करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। तो चूंकि मैंने इसके नीचे कुछ कोड नहीं लिखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन इनपुट हमारे पास ये काम करता है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे टाइप इसकी प्रिंट करता हूँ ना, टाइप करता हूँ मैं स्कोर की प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें ये मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म के अंदर इनपुट है जो मेरे है। इनपुट वाला फंक्शन जो है, ये जो भी मैं इसके अंदर एंटर करूंगा हमारी इनपुट फील्ड के अंदर, वो मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म के अंदर रिटर्न करेगा, इवन दो इट्स अ नंबर। बट वो रिटर्न किसकी फॉर्म में होगा, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। राइट। तो हमें उस चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है। कन्वर्ट हम किस तरह करेंगे, हमने जिस तरह कास्टिंग पढ़ी थी हम उसी से कन्वर्ट करेंगे। हम स्कोर के वेरिएबल में ही ये काम कर सकते हैं कि फ्लोट को, दिस विल स्टिल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा वही लाइन लिखूं, प्रिंट टाइप स्कोर, एंटर, और सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया तो मुझे इसने एरर दे दिया है। लेट्स से मैं 55 करता हूँ, तो ये देखें उसने क्या किया, स्कोर को कन्वर्ट किया फ्लोट के अंदर। और चूंकि ये इक्वल टू का असाइन करने वाला हमारा जो होता है ऑपरेटर होता है, वो पहले राइट साइड को कैलकुलेट करता है फिर उसको लेफ्ट साइड के अंदर स्टोर करता है। तो पहले ये वाली साइड कैलकुलेट होगी, उसके बाद ये स्कोर के अंदर स्टोर होगी। राइट। तो स्कोर उसने पहले फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद उसी को दोबारा स्कोर के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जब दोबारा मैं करूंगा तो स्कोर की टाइप क्या आएगी, फ्लोट आएगी। ओके। और अगर मैं सिर्फ प्रिंट करना चाहूँ यहाँ पे सिर्फ स्कोर, तो हमारे पास ये देखें ये फ्लोट की फॉर्म के अंदर प्रिंट हुआ rather than just an integer। ठीक है जी। सो फार सो गुड। वीडियो स्टक है, अजहर वीडियो स्टक है हमारी। वीडियो हमारी स्टक कैसे है। कोई मूवमेंट नहीं आ रही। आई हैव नो आइडिया यार। अब आई है सर। मूवमेंट अभी तक नहीं है। चलो मैं रीजन कर रहा हूँ। हाँ सर, ऑल गुड ना। ये देखो गुड है। चैट के ना बता दें किस किस को शो हो रहा है और किस किस को अभी भी शो आ रहा है। ओके ना। ऑल गुड। स्क्रीन के अंदर स्क्रीन क्वालिटी
वीडियो क्वालिटी कैसी है, बेहतर है? चैट के अंदर अगर बता सकें तो। क्लियर है, चलो। आ, अच्छा, तो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मिस कर दिया, स्कोर हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ एक इनपुट लिया है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है और उसके बाद स्कोर को प्रिंट किया है, और कुछ भी नहीं किया हमने। ये वाला काम हमने फ्लोट में कन्वर्ट इस वजह से किया था क्योंकि हमें इनपुट जो है वो एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें देता होता है आंसर, तो हमें उसे फ्लोट में मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ना था। और फिर मैंने प्रिंट किया तो ये देखिए उसने फ्लोट की फॉर्म में मुझे आंसर दिया। ओके। अब सिर्फ सिंपल हमने एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखनी है यहाँ पे। ओके। इफ हमारा जो स्कोर है स्कोर है वो ग्रेटर देन 90 है, एंड स्कोर इज लेस देन 100 हमारा। अच्छा, हमारे पास ऑपरेटर्स में सॉरी मैंने अभी तक बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं वो मैं सारे मेंशन कर देता हूँ इसी असाइनमेंट के अंदर। ऑपरेटर्स हमारे पास होता है प्लस, प्लस का होता है, ठीक है, माइनस का होता है, हमारे पास इक्वल टू का होता है, ठीक है, हमारे पास लेस का होता है, हमारे पास ग्रेटर का होता है, हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का होता है, एंड आई थिंक दैट्स इट। यस। और इसके अलावा सॉरी डिवीजन का भी होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, स्क्वायर लेने का भी होता है। ये लास्ट वाला जो दो स्टैटिक हैं, ये हमें स्क्वायर लेके देते हैं किसी भी इंटीजर का, ये वैल्यू का। और हमारे पास इसके अलावा और कौन से होते हैं, हमारे पास देयर इज वन कॉल्ड, सॉरी किधर गया ये, दिस वन इज मोड। ये बेसिकली हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के अंदर डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूँ कि प्रिंट, लेट्स से 5 का मोड लूँ ना मैं 2 के साथ, तो 5 को डिवाइड करें 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 2 आंसर और रिमाइंडर 1 आता है, राइट? तो ये देखें हमारे पास रिमाइंडर उसने शो कर दिया, हमारे पास रिमाइंडर 1 आना था तो उसने यहाँ पे 1 शो कर दिया। अगर मैं इसको विद 3 करता तो 5 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, हमारे पास 1 क्वोशिएंट और 2 रिमाइंडर, तो ये 2 रिमाइंडर से बता दिया। अगर मैं इसको थोड़ा व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा सकूँ आपको, इससे ही क्लियर हो जाएगा। हम्म। अच्छा जी, तो ये देखें, लेट से हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, सो हम क्या करेंगे, 2 2 जार 4 होता है हमारे पास, ठीक है, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, हमारे पास आंसर आ जाता है 1। ओ सॉरी, ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला जो होता है ना, ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये जो हमारे पास, सॉरी, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास होती है क्वोशिएंट, ठीक है। और ये होता है हमारे पास डिविडेंड होता है, और ये हमारे पास डिवाइडर होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैथ का लेसन देना लाजमी था यहाँ पे। तो ये रिमाइंडर बेसिकली करता क्या है, वो ये वाली जो वैल्यू होती है ना रिमाइंडर वाली, वो हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये उसने रिटर्न किया। ओके, सो ये ऑपरेटर्स हैं आपके, इनके ऊपर जाके खुद एक्सपेरिमेंट करें। ये हैश को बीच में इंक्लूड ना कीजिएगा, ये सिर्फ इन सबको कमेंट आउट करने के लिए है। ओके। सो अगर स्कोर 1 से 90 से ग्रेटर हो और 1 से 100 से लेस हो, या फिर मैं इक्वल टू का भी लगाता हूँ क्योंकि 90 जिसका स्कोर है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट? तो मैं यहाँ पे लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 100 वाला जिसका स्कोर है उसका भी ए ग्रेड देंगे ना हम, तो उसको भी हमने लेस देन और इक्वल टू लगाया हमने कि जिसका 100 भी होगा उसका भी हम ग्रेड ए देंगे। अब हमने यहाँ पे ग्रेड स्टोर करना है यहाँ पे, तो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं प्रिंट
योर ग्रेड इज ए। ठीक है, सीधा सीधा हम ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट, हम अगला जो स्कोर हमने लिखना है वो यहाँ पे एक एल इफ की कंडीशन के अंदर लिखना है। अब एल इफ क्या करती है, अगर इफ हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं ना हो सका, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एल्सिफ के ऊपर जंप कर जाएगा। एल्सिफ के ऊपर अगर मैं करता हूँ स्कोर हमारा, हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी, 80 से स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ठीक है, एंड स्कोर is less than or equal to 80.99, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपल वही वाला सारा काम कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर किया था, कि इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, इसको ग्रेड को हम कर दें बी। ओके, और ओहो, इसी को कंट्रोल सी करें, हम न्यू लाइन पे जाएं, कंट्रोल वी करें, ए बी सी डी, और आखिरी, नहीं बस इतना ही काफी, ए बी सी एंड डी, ठीक हो गया। और आखिरी एफ वाला है, तो एफ वाले के लिए भी हमें एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, तो एक और हम कर लेते हैं। योर ग्रेड इज, ओहो, योर ग्रेड इज एफ। ओके, अब स्कोर यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं हम, 70 से 70.99, 70 से 70, oh, oh, it's 70, I found it's 79.99 and 89.99। ओके, उसके बाद 60, and this is 69.99, and then there is 50, and then there is 59.99। oh नहीं, कुछ गलत किया है हमने, it is 80 to 89.99, 70 to 79.99, uh 60 से 69.99, and then there is, ओके, 60 से नीचे वाला हमारे पास सीधा एफ है, कोई नहीं बख्शा जा रहा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सारी कंडीशन हटा देंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे कि इफ इट इज लेस देन 59.99, तो योर ग्रेड इज एफ। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा सीधा स्कोर लिखते हैं, लेट्स से मेरा स्कोर है 25, योर ग्रेड इज एफ। दोबारा मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ लाइन नंबर 45, 45 के ऊपर भी एफ दे रहा है मुझे, और देन आई राइट अगेन, मैं कहता हूँ लेट्स से 80 आ गया मेरे थर्ड टाइम पे, तो मेरा ग्रेड क्या बन रहा है, बी। ओके, क्योंकि 80 से 80 है मेरे, और 80 के ऊपर हमारा ग्रेड था बी। ठीक है, तो सिंपल तरीका है करने का। कुछ लोगों ने इससे ज़रा ज़्यादा एडवांस जाके किया, उन्होंने क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पे ग्रेड का वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको कोई वैल्यू उन्होंने एम्प्टी स्ट्रिंगलेट से दे दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आके उन्होंने कर दिया है ग्रेड इज इक्वल टू ए कर दिया उन्होंने, ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके ग्रेड इज इक्वल टू बी कर दिया है, ठीक है, असाइन उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, और एंड पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके उन्होंने जब सारी कंडीशन हमारी पूरी हो जाए, तो हमारे यहाँ पे आके उन्होंने कर दिया है इंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग उन्होंने बनाई है, कुछ ने फॉर्मेटेड बनाई है, कुछ ने प्लस का साइन इस्तेमाल किया। फॉर्मेटेड के लिए उन्होंने इस तरह से किया कि योर ग्रेड इज, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है ग्रेड, ठीक है, और लेट्स से मेरा 80 स्कोर था, तो ये देखें उसका भी उसने सेम मुझे रिजल्ट प्रिंट करके दिया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इस तरह भी किया, वो भी बिल्कुल सही है, एंड +1 मार्क्स फॉर एफर्ट।
आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व किया प्रॉब्लम को। तो हमारे यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन था, एडिशनल चैलेंज था छोटा सा, कि बिलो 0 या अबव 100 हो तो हमने एक एरर मैसेज शो करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि अगर इस रेंज के अंदर फॉल नहीं ना करी, ठीक है, बल्कि एल्स इफ लिखते हैं हम यहाँ पे, एल्स इफ लिखते हैं क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन स्टेटमेंट्स है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमारे पास स्कोर लेस देन 0 हो, ठीक है, और यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा कि या तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो या मैं जो अगली लिखने वाला हूँ वो ट्रू हो, तो इन दोनों में से कोई भी होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स इफ का, ठीक है। और स्कोर हमारा जब ग्रेटर देन 100 होगा, ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करवा देंगे कि एरर प्लीज एंटर योर करेक्ट स्कोर, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब मैं इसे लेट्स से 111 स्कोर नहीं हो सकता पॉसिबल, ये हमें एरर मैसेज दे रहा है प्लीज एंटर योर करेक्ट स्कोर, ओके। और अगर मैं इसे 0 से नीचे करता हूँ, -10 कर देता हूँ, तो देखें, ओह, ये भी हमें एरर क्यों दे रहा है, श्योर एरर, ओके। हमने इसकी अपर लिमिट तो हमने इसे बता दी है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। पहले इसको चेक करेगा, ये ट्रू नहीं हुआ, फिर इसको चेक करेगा, फिर ये ट्रू नहीं हुआ, इसको चेक करेगा। जब वो यहाँ पे आएगा वो देखेगा क्या स्कोर इज लेस देन एंड इक्वल टू 59.9 है, तो वो ये वाला एग्जीक्यूट कर देगा और वो इसे चेक भी नहीं करेगा, ओके। सो हमें यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट भी सेट करने की जरूरत है, एंड स्कोर इज ग्रेटर देन 0 भी हमारे पास होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कि 0 ग्रेड के ऊपर भी ऐसी है हमारा, 0 स्कोर के ऊपर भी। सो अब अगर हम करेंगे, अब अगर -10 करेंगे तो ये देखिए प्लीज एंटर योर करेक्ट स्कोर, क्योंकि वो इस लाइन तक रीच हमें किया है उसने, ओके। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट थी आप लोगों की। अब उन लोगों के नाम जिन्होंने इसे सॉल्व किया है, तो आमिना खान लोधी, इनकी असाइनमेंट मैंने देखी थी, इट वाज वेल पुट, ये डाउनलोड हो गई है मेरे पास। हम्म तो इन्होंने इसी तरह से किया था, फ्लोट इनपुट लिया उन्होंने, उसको कन्वर्ट किया फ्लोट के अंदर, मार्क्स प्रिंट किए हैं, और उसके बाद उन्होंने एल्स और एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह लगाई हुई हैं, और अ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसके बाद देख लिया कि अगर ग्रेड आपका नन नहीं है, मतलब कि ग्रेड के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो इन्होंने क्या किया है, उसको प्रिंट करवा दिया, ओके। सो गुड जॉब आमिना खान। सेकेंडली हमारे पास कौन है, तहनीस शराज, तहनीस शराज की भी असाइनमेंट अच्छी थी। तहनीस ने क्या किया है, उन्होंने भी इसी तरह से मार्क्स इनपुट लिया, फ्लोट में कन्वर्ट किया है, और मार्क्स प्रिंट किया, उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया उसी एंड के ऑपरेटर को दरमियान में लगा के, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये जो हमना ने सॉल्व की है असाइनमेंट अपनी, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप कोई इन बिटवीन वैल्यू देखना चाह रहे हैं ना, कि वो एक वैल्यू से छोटी या बड़ी हो और दूसरी वैल्यू से कम हो, मतलब कि आप एट अ टाइम दो फिक्स्ड वैल्यूज के दरमियान में आप एक वैल्यू को कंपेयर करना करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक वैल्यू आप इधर लिखें, एक ऑपरेटर यहाँ पे, दरमियान में आपका वेरिएबल, फिर एक ऑपरेटर यहाँ पे, और फिर आपकी तीसरी वैल्यू यहाँ पे, ओके। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो गुड जॉब। तीसरा, मोहम्मद अहमद लाशारी, इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हमारा, इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह से किया है। अच्छा, ये इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इनपुट के साथ ही इन्होंने फ्लोट का फंक्शन कॉल कर दिया, तो इनपुट हमें जो भी रिटर्न करेगा ये डायरेक्टली उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके स्कोर के अंदर कर देगा स्टोर, ओके।
ये इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी इन्होंने इफ लगाया 0 से 100 के दरमियान में, तो इन्होंने इनिशियल चेक वहीं पे लगा लिया अपना कि मेरे पास अगर ये जूम इन हो जाए और जूम इन नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने यहीं पे चेक लगा लिया कि अगर असाइनमेंट, अगर आपका स्कोर लेस देन 0 है, ठीक है, और इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल का साइन नहीं आना था, क्योंकि हमारा स्कोर 0 और 100 हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे अपनी नीचे वाली स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये इक्वल टू वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी अनलेस के ये वाला काम हो। ओके, तो उसने कह दिया कि ओ नहीं, बल्कि आई एम सॉरी आई रेड द रॉन्ग। इन्होंने बिल्कुल सही किया कि इन्होंने कहा कि 0 और 100 के दरमियान में हो सकती हैं, और 0 और 100 भी इंक्लूडेड हैं इसमें। एल्स इफ और एल्स, इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट्स वगैरह लगाएंगे और प्रिंट किया हुआ है। गुड जॉब अहमद लाशारी, फयाज नूर। फयाज नूर ने क्या किया हुआ है? फयाज नूर ने भी उसी तरीके से किया हुआ है। इन्होंने ग्रेड का, ये देखें जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ग्रेड के लिए एक स्ट्रिंग बनाई हुई है इन्होंने एम्प्टी। ग्रेड के अंदर इन्होंने स्ट्रिंग, हर कंडीशन के हिसाब से इन्होंने अंदर ग्रेड इनपुट कर दिया उसके वेरिएबल के, ठीक है। और उन्होंने यही इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट्स वगैरह लगाएंगे, और एंड के पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर ग्रेड के अंदर हमारे पास कोई ग्रेड पड़ा हुआ है ना, तो ये ग्रेड हमें प्रिंट कर दें। ओके, सो गुड जॉब फयाज नूर। ये रोल नंबर लिखा हुआ है किसी का, आई डोंट नो कि क्या नाम है भाईजान का। uh, ये यूजर इनपुट इन्होंने लिया हुआ है इस तरीके से, इसको इन्होंने कंपेयर किया हुआ है फॉर एल्स इफ की स्टेटमेंट लगा के। एल्स उन्होंने कह दिया ग्रेड हमारे पास इनवैलिड है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास ग्रेड इनवैलिड ना हो, तो हमारे पास ये वाला ग्रेड जो हमारा एक्चुअल में है वो प्रिंट कर दें। सो इन्होंने भी अच्छे तरीके से की हुई है। P22 9252। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू और हमारी असाइनमेंट सॉल्व, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने फाइनली आज के सेशन के कंटेंट की तरफ। यहाँ पे मैं नई नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी देता हूँ आज हमने क्या क्या करना है कवर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम तक किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हमने इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट्स हमने देखी थी, राइट। इस दफा हमने जो कवर करना है सबसे पहले, दीज आर लूप्स, ठीक है। लूप्स आर अ कोर कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ पाइथन की बात नहीं हो रही, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जितनी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उनके अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं उनके अंदर, एंड सेकेंडली उनके अंदर लूप्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये दो कोर फंक्शनैलिटीज नहीं है, उसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कंसिडर कर सकते। पार्ट ऑफ द रीजन वाई HTML इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो लोग कहते हैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है, उसका आंसर ये है, क्योंकि उसके अंदर आप लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लॉजिक आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के थ्रू करनी होती है, एंड यू कैन डू दैट इन HTML, सो नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, लूप्स अब हमारे पास होते हैं दो तीन टाइप के। हमारे पास एक, सबसे पहले हम जिसे देखेंगे वो होते हैं फॉर। ओके, फॉर लूप्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉर लूप्स हमारे पास होते हैं कि हम उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, हम उसे एक एंडिंग पॉइंट दे देते हैं, और हम कहते हैं जब तक वो एंडिंग पॉइंट रीच नहीं ना होता तब तक ये काम करते रहो, ठीक है। लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ कि फॉर, इसका सिंटेक्स इस तरह है, फॉर आई इन रेंज लेट्स से 10, ठीक है। मैं से ये कहता हूँ हर बारी के अंदर क्या काम करो, प्रिंट आए, ठीक है। अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम देखो कि रेंज हमारे पास बेसिकली फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करता है। रेंज हमारे पास एक पूरी लिस्ट रिटर्न करके देता है हमें। लिस्ट क्या होती है? एक कलेक्शन होती है हमारे पास जिसके अंदर 0 से स्टार्टिंग लेके 10 से एक नंबर कम तक हमारे पास पूरी एक
स्ट्रिंग हमारे पास एक कलेक्शन मिल जाएगी हमें। अगर मैं इसे देखूँ ना, मैं इसे अगर प्रिंट करूँ, के सो रेंज ये कह रहे देखें 0 से 10 तक ये ऑटोमेटिकली कह रहा है। ठीक है, तो मतलब 0 से लेके 10 के दरमियान में अगर ये वैल्यू होगी ना आई की, तो वो आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर 0 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और जो अपर वैल्यू जो है विच इज 10, उससे एक नंबर छोटा होता है, वो इंक्लूडेड 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये 9 तक इंक्लूडेड होगा। मैं इसे रन करूं तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आके रुक गया ये। क्यों? 10 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। रेंज के फंक्शन के साथ हम थोड़ी और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 से स्टार्ट करो। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये देखें 4 से स्टार्ट किया उसने, और स्टार्टिंग पोजीशन इंक्लूड होती है, लास्ट पोजीशन नहीं होती। तो 4 5 6 7 8 9 इतना प्रिंट किया इसने। ओके, इसके अंदर एक और मैं तीसरा पैरामीटर भी दे सकता हूँ इसे। मैं इसे कह सकता हूँ कि यार मुझे 2 2 की जंप लगा के दो। मतलब प्रिंट 4, 4 के बाद अब मुझे 2 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो मैं इसे अब रन करूंगा तो देखें, इसे 4 के बाद 2 की जंप लगाई है, 6 हो गया। उसके बाद फिर 2 की जंप लगाई है, 8 हो गया। इसने उसके बाद 2 की जंप लगाई और वो 10 हो गया था, तो 10 वो प्रिंट नहीं कर सकता, तो उसने 8 पे आके रोक दिया। सो फार सो गुड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप से ना एक और काम हम करवा सकते हैं। हम कहते हैं लेट से यार मुझे ना 1 से लेके 10 तक जो है ना, फैक्टोरियल्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? फैक्टोरियल्स होते हैं कि आपने लेट से 3 का फैक्टोरियल अगर हम निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि 3 × 2 × 1। ओके, 1 तक पहुंचने तक ये हर नंबर को -1 कर करके उससे मल्टीप्लाई करता रहे। ठीक है, तो हम ये काम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। हम कहते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज से देते हैं हम। हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, सो वी से 3, नहीं, हमने 1 से स्टार्ट करेंगे, तो हम कहते हैं 1 से लेके इसे 4 तक करो। ठीक है, तो 1 इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, 4 से एक नंबर छोटा विच इज 3, तो 1 से लेके 3 तक होगा। और हर बारी के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आई। इसको छोटा करने का तरीका ये भी है कि हम आई मल्टीप्लाई इक्वल टू कर लेते हैं, या बल्कि हम इसके अंदर रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर क्लैरिटी। उसके अंदर हम इनिशियली 0 स्टोर कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि यार यहाँ पे जो रिजल्ट जो है ना, इसको हम 1 करेंगे। इनिशियली 1 क्यों करेंगे मैं बताता हूँ आपको। रिजल्ट जो है ना, उसके अंदर मुझे रिजल्ट के साथ आई मल्टीप्लाई करके ना दोबारा रिजल्ट के अंदर स्टोर करके दे दूँ। ठीक है, इसे मैं चलाऊंगा, ये ऊपर वाला इसने मुझे प्रिंट कर दिया है। मैं इसे यहाँ पे रिजल्ट अब प्रिंट करवाऊंगा, तो ये देखा उसने 6 प्रिंट करके दिया मेरे यहाँ पे। ये वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मुझे क्या कह रहा है, लाइन नंबर 9 के ऊपर मुझे इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है जी? फॉर की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और मैंने इंडेंटेशन का मतलब किया। ये देखें, ये 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया इसने किसके साथ, 1 के साथ, तो आंसर 1 आया, इसने रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। फिर ये आया 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया इसने, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर था, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, इसने दोबारा रिजल्ट में स्टोर कर दिया। अब रिजल्ट में क्या है, 2। अब ये क्या करेगा, 3 के साथ आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 6 आ गया, इसने दोबारा रिजल्ट में स्टोर कर दिया, और एंड पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड है इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। फैक्टोरियल कैलकुलेटर, आपने सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग रेंज यही रहेगी, एंडिंग के ऊपर आपने यहाँ पे लिख देना है कि यार मेरे पास कौन सी रेंज होगी। लेट से मैं कह देता हूँ यहाँ पे फैक्ट के अंदर मेरे पास 3 है ना, तो मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ फैक्ट +1, क्योंकि एक नंबर पहले रुक जाना होता है उसने। तो देखें सेम आंसर दिया। मैं इसको करूँगा
5 करूंगा, आंसर 120 आ गया। ओके, तो इसमें बस फैक्टोरियल कैलकुलेटर का कोड था। ओके, सो फार एनी क्वेश्चंस किसी के? ओके, नहीं है, लगता है सारे सो गए। अच्छा जी, अब लूप्स पाइथन के अंदर आर वेरी इंटेलिजेंट कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। आप इसके अंदर क्या करवा सकते हो, लेट्स से आपके पास एक कलेक्शन है वर्ड की। लेट्स से मेरे पास, मैं कहता हूँ यार, बल्कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, ये नए सेल में कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ये एक लिस्ट में स्टोर किया हुआ है। लिस्ट क्या होती है ये अभी आके हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ कलेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स की एक कलेक्शन है हमारे पास, जिसके अंदर एक एप्पल है हमारे पास, एक बनाना है और एक चेरी है। अब मैं इन तीनों को इकट्ठा प्रिंट करना चाहूँ ना, तो मैं फॉर लूप के थ्रू इजीली कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर फ्रूट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो आप। सो यू कैन से फ्रूट इन fruits। ओ, फ्रूट्स इन फ्रूट्स मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये वाली लिस्ट के अंदर मुझे हर बारी के अंदर एक फ्रूट उठा के दो और वो फ्रूट मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है, तो देखें इसने हर बारी में मुझे कर दिया है एप्पल, बनाना और चेरी। और यहाँ पे कोई इसका, इसके साथ कुछ और भी मैं लिख देता, लाइक आई लाइक, आगे फ्रूट का नाम, तो आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना एंड आई लाइक चेरी। ठीक है, तो इसने बारी बारी इन तीनों फ्रूट्स को प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप इस तरह भी काम कर सकते हैं, वो एक कलेक्शन के अंदर हर आइट्रेशन के बाद एक एक वैल्यू उठा के कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको करूं कि लेट से मैं अब एक स्ट्रिंग उठाता हूं, लेट से ये एक नंबर्स की मैं एरे उठाता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर्स की एरे है मेरे पास। ठीक है, और मैं कहता हूँ यार मैंने इन सबको ना आपस में प्लस करके देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मुझे प्लस करके इसका आंसर चाहिए। इसके अंदर वैल्यूज और भी हो सकती थी, लेट से 7 भी हो सकती थी और 8 भी हो सकती थी, आप जितनी वैल्यूज इसके अंदर करना चाहें। और ये सब मैंने स्टोर करना है किसके अंदर, एक रिजल्ट का होगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं कहूँगा फॉर आई इन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के अंदर हर बारी में एक एक वैल्यू उठाओ और मुझे क्या करके दो, रिजल्ट के अंदर प्लस करो वो आई की वैल्यू, और एंड के ऊपर मुझे प्रिंट करके दो मेरा क्या है रिजल्ट। तो ये देखें 22, 1 + 2 3 7 10 24, सॉरी 14, 14 और 8 22। तो 22 आंसर उसने हमें करके दे दिया। सो फार सो गुड। चैट के अंदर जरा थोड़ा एक्टिव रहें और मुझे बताते रहें साथ साथ कि कुछ समझ आ रही है किसी चीज़ के अंदर, कोई क्वेश्चन वगैरह। ओके, सो ये फॉर लूप का सिर्फ इतना ही कंटेंट था। ये फॉर लूप आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे इसके बाद दूसरे लूप्स हमारे पास जो कि हैं व्हाइल लूप्स। ओह गुड, ओके व्हाइल लूप्स। ठीक है, इसके बाद मैं एक और ऐड कर देता हूँ। जी, हम्म, फॉर लूप यूज किस लिए होता है? फॉर लूप एक काम को आपने बार बार रेपिटेशन से करना हो ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं लूप्स। इन जनरली हमारे पास
अभी मैं और भी लूप्स की टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसी कोड के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर, हम उस हिसाब से हम कहते हैं कि यार हमने एक काम को ना बार बार लेट से रेपिटेशन से करना है। ठीक है, हम वो काम बार बार करना चाह रहे हैं। और लेट से मैं चाहता ना, तो यहाँ पे मैं एक कोड या नंबर्स का, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे नंबर्स का कोड इस तरह से भी लिख सकता था। जैसे लेट से मैं लिख सकता था प्रिंट नंबर्स के अंदर मुझे जो है, सॉरी, पहला एलिमेंट मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है। और मैं इसी तरीके से कहता कि मैं इधर मल्टीपल स्टेटमेंट करके लिख सकता था।
जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज पाकिस्तानी मसाइल हमारे अल्लाह जाने कब खत्म होंगे। तो लाइट वगैरह हमारी चली गई थी ज़रा, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो वीडियो सबको शो हो रही है मेरी? अजहर, वीडियो शो हो रही है हमें? चलें, ठीक है जी। तो मैं ये बता रहा था कि फॉर लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर लूप्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फॉर लूप्स हम एक काम को बार बार रेपिटेशन से हमें ना करना पड़े। लेट्स से मेरा जो काम हो रहा था यहाँ पे, लेट्स से इसी को मैं आपको दे देता हूँ। जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था, लेट्स से इतने से लूप से, अगर मैं उसे मैनुअली करना चाहता ना बगैर लूप्स के, तो मुझे उसके अंदर 3 लाइन्स लगनी थी, और मैं उसे हर दफा में करना कहना पड़ना था मुझे कि फ्रूट्स का जो है ना, मुझे 0 वाला कंपोनेंट प्रिंट करके दे दो, फ्रूट्स का मुझे 1 वाला कंपोनेंट प्रिंट करके दे दो, और यही फ्रूट्स का मुझे सेकंड कंपोनेंट प्रिंट करके दे दो। तो ये देखो, उसने मुझे इस तरह से बारी बारी मुझे लिखना पड़ना है, ताकि हम वो रेपिटेशन को अवॉइड कर सकें। और जो एक काम हमने एक लिमिट रीच होने तक, उससे पहले पहले हमने ऑटोमेटिकली करना था, तो उस काम को ऑटोमेट करने के लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अगर लेट से 10 फ्रूट्स का मुझे नहीं पता, लेट से ये फ्रूट्स वाले जो हैं, ये मैंने कहीं ऊपर डिक्लेयर किए हैं, लेट से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो कि फ्रूट्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार, मुझे ना लेंथ का पता है उनकी, ना मुझे ये पता कि उसके अंदर कितने आइटम्स पड़े हैं, ठीक है। और मतलब मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ ना मैनुअली, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स का, मैं थर्ड कंपोनेंट अब आई नो के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लेट से मैं अगर उसे प्रिंट करना चाहूँ ना, तो ये देखें मुझे इंडेक्स एरर देता है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ प्रिंट कर लूँ, उस लिस्ट के अंदर जो भी पड़ा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट मैनुअली नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लूप्स का सहारा लूंगा। क्यों? क्योंकि लूप को ऑटोमेटिकली पता है यार किसके अंदर कितने आइटम्स पड़े हैं यार, मैंने कहाँ तक प्रिंट करना है। अब मैं रन करूंगा तो ये देखें बिल्कुल सही रन, ठीक है। तो इसलिए फॉलो को इस्तेमाल करते हैं। एक और क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था, जो मैं आंसर करने लगा था, वो ये था कि यार हम सी के अंदर, वो उन्होंने गालिबन सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन ये था कि सी प्लस प्लस के अंदर हम एंड एल इस्तेमाल करते हैं ना एंड लाइन करने के लिए, तो प्रिंट हमारे पास प्रिंट के अंदर हम बैक स्लैश एन की नहीं यूज करते। तो यार प्रिंट का जो है ना, प्रिंट लेट्स से मैं यहाँ पे दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन है मेरे पास, ठीक है। मैं अब इसे ओरिजिनली प्रिंट करूँ ना, तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो प्रिंट जो होता है ना, वो सेकंड लाइन के अंदर प्रिंट कर देता है उसे। ये प्रिंट वाला, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली इसके एंड के ऊपर बैक स्लैश एन लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट। हमने उसे नहीं कहा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे। मैंने एक और बैक स्लैश एन लगाई है, तो 2 दफा हो गई है, ये देखें, ठीक है। हम चाहते हैं कि ना हो यार, हमने इसके बाद ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एंड का पैरामीटर होता है। एंड इक्वल टू करके हम यहाँ पे कहते हैं कि यार एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड के ऊपर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है ना आंसर, वो ये लगा होता है। हम चाहते हैं कि यार नहीं, ये ना हो हमारे पास, हम एंड कुछ भी नहीं करना चाहते, हमारे पास एक नई लाइन प्रिंट ना हो। और अब मैं रन करूँ ना, तो ये देखें, इससे सेम लाइन के अंदर प्रिंट हो गया। तो अगर हम सेम लाइन के अंदर आप करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि प्रिंट के एंड के ऊपर एक नई लाइन दोबारा से शुरू हो जाए, तो आप ये यूज कर सकते हो। होप आई आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। अच्छा, तो
ये मैं चैट के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ फॉर एनीवन जिसको चाहिए हुआ। ओके, सो ये हो गया जी हमारा फॉर लूप का सारा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? चैट के अंदर किसी के मजीद सवाल वगैरह हो तो वो पूछ सकता है, बगैर किसी डर के, हम बंदे नहीं खाते होते। अच्छा जी, तो वाइल लूप्स के ऊपर आ जाते हैं। अब वाइल लूप का क्या काम होता है? वाइल लूप भी वही काम करते हैं, एक चीज को बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या होता है कि हम इसे एक कंडीशन दे देते हैं। लेट्स से हम एक ना हमारे पास नंबर है, ठीक है, नंबर है 5, और हम चाहते हैं कि यार जब तक 5 हमारे पास नहीं ना हो जाता, 0 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास ये लूप के अंदर जितना कोड लिखा है ना बार बार चलाते रहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा वाइल num is not equal to, ओए ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, नहीं 0। तब तक हमारे पास नम 0 नहीं होता, तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो नंबर। अब मैंने ये कोड चला दिया ना तो मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे चलेगा इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप क्या होता है कि एक लूप को एग्जिट करने की कंडीशन मिल ही नहीं रही होती, तो वो लूप बार बार चली जाता है, चली जाता है, चली जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या है, नम को 5 असाइन किया मैंने, ठीक है, उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, नम नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 है, उसने इस प्रिंट स्टेट यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5, ठीक है। अब वो दोबारा जाएगा ऊपर, वो दोबारा जाके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, दोबारा क्या कंडीशन है हमारे पास, ट्रू है, राइट। अभी भी 5 है नम हमारे पास, तो ये दोबारा 5 प्रिंट कर देगा, और ये 5 प्रिंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं मिल रही हमें। यहाँ पे नम को मैनुअली जो है वो डिक्रीमेंट करने की जरूरत है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि उसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है उसमें से हमें। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ना नम माइनस इक्वल्स 1, तो ये नम के अंदर हर बारी के अंदर 1 माइनस करता रहेगा। अब मैं इसे चलाऊंगा ना तो अब होपफुली क्रैश नहीं करेगा। ये देखें, 5 4 3 2 1 इसने प्रिंट किया। जैसे ये कंडीशन हम नम 0 हुआ, ठीक है, उसने दोबारा एक कंडीशन चेक की, ये कंडीशन उसे क्या रिटर्न किया, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अब नम इक्वल टू 0 है, ठीक है, कंडीशन हमने लगाई थी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नम हमारा 0 है, तो वो ये वाइल लूप एग्जिट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रहेगी। दिस इज लाइक अ लूप, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट जब तक आपको ट्रू रिटर्न करती रहेगी, आपका लूप चलता रहेगा। जैसे उसने फॉल्स रिटर्न किया, आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो वाइल लूप के अंदर आई होप सो यही एग्जांपल थी। ओके, so this is all for while loops। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे लूप्स भी कवर हो गए हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल टाइप कोड, ठीक है जी। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट। लिस्ट, अब ये वाला जो काम था ना, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने लगे हैं, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट अब हमारे पास क्या होती है, लिस्ट हमारे पास कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, जिसके अंदर हम डाटा ऐड, सब्ट्रैक्ट और उसे हर तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिस्ट हमें डिक्लेयर किस तरह करनी कर सकते हैं हम, सॉरी, लिस्ट हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम। लिस्ट एक कीवर्ड है, इसलिए हम लिस्ट को लिस्ट नहीं लिखते होते, हम एल आई लेट से लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा, स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर हम यहाँ पे डेटा अपना लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर। ये अब हमारे पास काफी ज्यादा डेटा है, ठीक है।
अब मैं इस सारे डाटा को सिर्फ एक एल आई के वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा ना प्रिंट एल आई, और मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे इसका ना ये 5 प्रिंट करना है मैंने। अब 5 की लोकेशन क्या बनती है इस सारे के अंदर? हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, राइट? तो दिस इज 0 1 2 3 4। तो मैं अब करूंगा ना एल आई 4, तो देखें 5 प्रिंट कर दिया उसने मुझे। ओके, सॉरी। देखें तो मैंने फोर्थ इसके लोकेशन दी थी, तो उसने मुझे 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ ना, तो मैं इसके अंदर 6 का भी प्रिंट कर सकता हूँ। 6 पोजीशन के ऊपर 8 पड़ा, तो इसने 8 प्रिंट कर दिया। अब मैं इसके अंदर लिस्ट के इट्स नॉट बाउंड कि मैं इसके अंदर एक ही तरह की डेटा टाइप स्टोर करूं। फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ पे पाइथन की लिस्ट के अंदर फर्क है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर एक जगह पे आपने इंटीजर स्टोर किया ना, आप उसके साथ ही बिल्कुल ना कोई फ्लोट स्टोर कर लो, उसी के साथ आप कोई स्ट्रिंग स्टोर कर लो। ठीक है। और उसी के साथ ना आप कोई बूलियन स्टोर कर लो। ये देखें, इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिया। और अब मैं अगर करूंगा ना एल आई सिंपल, भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल आई लेट से मैंने 2 किया ना, तो ये देखें इसमें मुझे नाम आउटपुट करके दिया। सी, यहाँ पे आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे आप एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू बी बाउंड बाय द डेटा टाइप। सही हो गया। तो ये है जी लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर ना कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है। लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर अ, एक होता है फंक्शन अपेंड करने का। ठीक है। अपेंड बेसिकली क्या करता है, लेट से मैंने इसके बाद कोई एक नई एंट्री ऐड करनी है ना, नया एलिमेंट ऐड करना है इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा यार एल आई डॉट अपेंड। ये अपेंड नाम का एक फंक्शन है। ठीक है। इसको मैं लिखूंगा और मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार इसके अंदर मुझे ऐड कर दो न्यू एलिमेंट। ठीक है। मैंने रन किया ना, अब एल आई के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। मैं यहाँ पे एल आई अगर करूंगा ना, सिर्फ लिख के ऑल्ट एंटर करूंगा, तो ये देखें एल आई के अंदर नया एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है। तो ये आप डॉट अपेंड वाले फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं, एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन है एल आई डॉट इंसर्ट। इसको अगर मैं कहूंगा ना सेकंड एलिमेंट, ओ हाँ, इंसर्ट की ये होती है, इंसर्ट दो चीजें आपसे रिक्वायर करता है। ठीक है। इंसर्ट आपसे रिक्वायर करता है, फर्स्ट आपसे वो रिक्वायर करता है कि आपने किस पोजीशन के ऊपर से इंसर्ट करना है, राइट? और सेकेंडली वो आपसे रिक्वायर करता है कि आपने क्या चीज इंसर्ट करनी है, कहाँ पे करनी है और क्या करनी है। लेट से मैं कहता हूँ इसे वन लोकेशन के ऊपर मुझे ना सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करके दे दो। ठीक है। और अब मैं कहता हूँ, अब मैंने यहाँ पे एल आई किया, ऑल्टरनेट किया। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे उसने मुझे फर्स्ट लोकेशन के ऊपर सेकंड एलिमेंट प्रिंट करके दे दिया और बाकी सारों को आगे पुश कर दिया उसने, एक एक इंडेक्स। ठीक है। तो ये इंसर्ट वाला इस तरह से काम करता है। उसके अलावा ये हमारे पास है रिमूव का है। मैं कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ इससे, तो मैं बस लिख दूंगा एल आई रिमूव, और लेट से मैं इससे 1 रिमूव करना चाहता हूँ। इंटीजर 1 जो है ना, ये इसके अंदर मैं बाय द वे लोकेशन नहीं दे रहा, सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। 3.14 लेट से मैं इसके अंदर करना चाह रहा हूँ, तो 3.14 जो भी वैल्यू इस लिस्ट के अंदर पड़ी होगी ना, वो खुद ही रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अब मैं एल आई करूंगा ना, तो यहाँ पे 3.14 लिखा होगा ना, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखें 3.14 गॉन। ओके। तो डॉट रिमूव का फंक्शन आप इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं चीजें। ठीक है। इससे इसके अलावा हमारे पास होता है एक पॉप का फंक्शन होता है। ठीक है। तो हम करते हैं एल आई डॉट पॉप। अच्छा, पॉप के अंदर ना हम इसे बता भी सकते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट निकालना है। मसलन वैसे 0 दूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 को निकाल देगा। इसे मैं 1 दूंगा तो ये सेकंड एलिमेंट को निकाल देगा। 2 दूंगा शाहजेब को निकाल देगा। अगर मैं इसे कोई इनपुट नहीं ना देता, इसे बिल्कुल एज इट इज छोड़ देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना, उसे निकाल लेता है। ठीक है। मैं इसे पॉप करूंगा ना, तो ये देखो इसने न्यू एलिमेंट जो है वहां से निकाल लिया है।
अब मैं एल आई करूंगा ना, तो ये देखो एल आई के अंदर से मेरा सेकंड एलिमेंट, ये न्यू एलिमेंट था सबसे लास्ट वाला, वो निकल गया है। ओके, तो ये इस तरह से पॉप इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसे यहाँ पे वन कर देता ना और फिर मैं इसे करता, तो ये देखें अब सेकंड एलिमेंट भी निकल गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, अब ये भी हो गया। अच्छा, अब रिमूव करने का ना एक और तरीका भी होता है। हम यहाँ पे ना डेल भी यूज कर सकते हैं। डेल का कीवर्ड लगा के हम कह सकते हैं कि यार फ्रूट्स तो नहीं है, हमारे पास एल आई के अंदर जोन सा जीरो एलिमेंट है वो डिलीट कर दो हमें। और अब हम करूंगा ना, देखो मेरा जीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट था वो डिलीट हो गया था। पॉप का और डिलीट के अंदर फर्क क्या है? डिलीट आप तब यूज करते हैं जब आपने जोन सी वैल्यू निकाली है ना, उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपने उसे कहीं पे स्टोर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। पॉप आप तब यूज करते हैं जब आपने लेट से, ये मैंने वैल्यू निकाल के ना, लेट से मैंने कोई वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करनी होती ना, ठीक है, लेट से मेरे पास एक वेरिएबल था, उसके अंदर मैंने स्टोर करनी होती ना, तो मुझे यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये मुझे वैल्यू रिटर्न करके ए के अंदर स्टोर कर देगा मेरी। एल आई से तो रिमूव हो जाएगी लेकिन वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। डेल हमारे पास ये फंक्शनैलिटी हमें नहीं देता, वो सीधा सीधा डिलीट कर देता है। और अगर एक और चीज, अगर मैं लेट से एल आई लिख देता ना सिर्फ, तो मैं अब एल आई करूंगा ना यहाँ पे, तो ये देखें एल आई नॉट डिफाइंड, उसने उठा के लिस्ट डिलीट कर दिया हमारी। ठीक है, लिस्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी, वो कहेगा नेम एल आई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और चीज, जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रिंग की उसके अंदर भी बताया था लास्ट के अंदर, एल आई को मैं दोबारा वापस ले आता हूँ। इसको मैं दोबारा रन करूंगा। अब मेरे पास एल आई शो होगा, होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो मैंने ऊपर वाला सेल देखें 43 के ऊपर ये रन हुआ था ना, ये 44 पे रन हुआ था, राइट? और ये 46 पे हुआ था, तो मतलब कि ये इसके बाद सेल एग्जीक्यूट हुआ है, तो 47 के अंदर ही इट शुड नो के एल आई क्या है। ठीक है, क्योंकि 46 के अंदर डिफाइंड था वो। ओके, सो मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने स्ट्रिंग के अंदर आपको दिखाया था ना कि मैं स्लाइस जिस तरह कर सकता था स्ट्रिंग के, मतलब एक पोर्शन मैं बताता इतने इंडेक्स से इतने इंडेक्स वाला मुझे ला के दे दो, तो मैं अगर इसे कहूँ ना यार मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके मुझे सेकंड इंडेक्स तक मुझे सारा रिटर्न कर दो ना, तो ये देखो सेकंड इंडेक्स से एक नंबर पहले रुक जाता है, तो मुझे यहाँ पे 3 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो अब उसने फर्स्ट इंडेक्स को किया, सेकंड इंडेक्स को किया, 3 पे चेक करने गया था लेकिन 3 से एक नंबर पहले रुक जाता है, तो वो 3 वाला इसने प्रिंट नहीं किया, तो इसने 1 और 2 मुझे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम इन्हें स्लाइस भी कर सकते हैं। स्लाइस करके हम इसे एक और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब मैं सिर्फ ए करूंगा ना, तो ए मेरे पास एक और लिस्ट बन गई। ठीक है, सो लिस्ट इस तरीके से भी काम करती है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप लिस्ट को कंबाइन भी कर सकते हो। लेट से मेरे पास अब ये ए अलहदा लिस्ट है और एल आई अलहदा लिस्ट है ना, तो मैं कहता हूँ यार मैंने दोनों को ना कंबाइन कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट का मतलब ये होता है कि एक चीज को आप दूसरी चीज के साथ जोड़ देते हो। अब मैं कहता हूँ एल आई के बाद ना मेरा ए वाली जो लिस्ट है ना वो डिस्प्ले होने लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, एल आई प्लस ए, सिंपल एज दैट। तो ये देखो ए वाली स्ट्रिंग मेरी एल आई के साथ कंकैटिनेट हो गई है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। आ, और लिस्ट के अंदर फाइनली एक और मैं आपके पास सामने लिस्ट लेके आता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है, ये नंबर्स की मेरे पास लिस्ट है और मैं चाहता हूँ यार मैं इसके अंदर सारा डाटा जो है ना, सारा डाटा मैं सॉर्ट करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यार नंबर्स डॉट सॉर्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, आपको नहीं करेगा शायद, लेकिन यहाँ पे आप की भी दे सकते हो उसे कि किसकी बेस के ऊपर आपने करना है। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बाय डिफॉल्ट जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करके देगा। आप चाहते हो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी आपको करके दे सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसे रन करूंगा ना, तो ये देखें ये सारी लिस्ट होगी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे सॉर्ट होकर मिल जाएगी।
अब मैं करूंगा ना नंबर्स और प्रिंट करूंगा, तो ये देखें सारी सॉर्ट होती है। ओके, वैसे यहाँ पे कर देता ना रिवर्स इक्वल टू, इसको मैं ट्रू कर देता, क्या आप मेरे डिसेंडिंग के अंदर करके दो, तो ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया इसने सारी। ओके, सो लिस्ट का कंटेंट था सिर्फ इतना। आई होप कि लिस्ट की आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी, आ भी जाएगी और आ भी गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर लिस्ट से रिलेटेड, तो दे कैन आस्क इन द चैट। किसी का कोई क्वेश्चन? कि ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारा ये लिस्ट वाला भी कवर हो गया। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ अपने। अब मैं थोड़ी स्पीड अप करूंगा और कोशिश करूंगा चीजें मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी कवर अप कर लूं। अब हैं जी हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस ही, फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे पास कुछ भी नहीं होते। हमारे पास एक कह लें कि एक शेल होता है, जो कि हमारे हमें कैलकुलेशन या फिर हमारे जो कोड अंदर लिखा होता है ना, वो एग्जीक्यूट हमें करके मिलता है वापस, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। एक आपको सैंपल मैं दिखाता हूँ लिख के यहाँ पे। एक फंक्शन, फंक्शन आपने जब बनाना होता है ना, आपने जब बताना कि ये फंक्शन है, तो यहाँ पे आप डेफ लिखते हो। ठीक है, डेफ, लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ नंबर्स ऐड करने के लिए। ठीक है, और मैं उससे कहता हूँ कि यार मुझे इनपुट पैरामीटर मैं इसके अंदर दो दूंगा, मतलब इससे मैं दो इनपुट्स दूंगा। ठीक है, एक फंक्शन को आपने जितनी इनपुट देनी होती है ना, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, वो कोई लाजिम नहीं है कि वो कोई खास ही नाम रखो आप यहाँ पे। ठीक है, और मैं कहता हूँ यार ये क्या करेगा, रिजल्ट एक नया वेरिएबल मेरे पास बनेगा इस फंक्शन के अंदर, उसके अंदर मैं a प्लस बी करूंगा। ठीक है, और मैं ना ये फंक्शन जब सारा काम हो जाएगा ना, तो मुझे रिजल्ट जो है ना वो वापस कर देगा मेरा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए और बी को प्लस करेगा, रिजल्ट में स्टोर कर देगा, और जब फंक्शन जो है ना, यह मुझे जो है वो जो रिजल्ट आंसर जो आया होगा ना इन दोनों का, वो मुझे वापस कर देगा। ठीक है, अब वापस कर देगा ना, आ, मैं बाय द वे बता दूं तो, अगर कोई फंक्शन आपको कोई चीज रिटर्न करता है ना, अगर आप उसे कहीं पे स्टोर नहीं ना करते, तो वो लूज हो जाती है वैल्यू आपकी, वो आपके पास वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। आपको उसे किसी वेरिएबल के अंदर किसी जगह के ऊपर स्टोर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक यूज इट अगेन। ठीक है, अगर आपने दोबारा नहीं यूज करना उस वैल्यू को, या आपने फंक्शन को ऐसा लिखा है जो कि आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करके दे रहा, तब आपका मसला नहीं है। लेकिन लेट्स से आपने इसके रिजल्ट को कहीं इस्तेमाल करना है, जो कि आपका ये फंक्शन आपको देगा, तो आप सम आंसर के नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर स्टोर कर लूंगा मैं। अब मैंने फंक्शन को कॉल किस तरह करना है? फंक्शन का कॉल मैं इस तरह करूंगा, फंक्शन का नेम, ठीक है, और उसके साथ पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस लगा दूंगा। ये पैरेंथेसिस मुझे बता रही है कि यार दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर एक पैरेंथेसिस हटा दूं मैं, तो दिस इज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज वगैरह वो हो सकती हैं, लेकिन अगर मैंने बताना है फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगाऊंगा मैं। और अब मैं इसे इनपुट दूंगा, लेट से मेरे पास एक नंबर है 5 है और एक 6 है। ठीक है, तो अब ए की जगह पे 5 रिप्लेस हो जाएगा, बी की जगह पे 6 रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा दोनों को एडिशन करेगा 5 और 6 की, 11 हो जाएगा। रिजल्ट के अंदर 11 स्टोर करेगा, और वो रिटर्न होके किसके अंदर स्टोर होगा, आंसर के अंदर। ठीक है, अब मैं करूंगा ना सम आंसर, तो देखें 11 उसने मुझे रिटर्न किया। मैं इनपुट के अंदर यहाँ पे कोई और वैल्यू दे सकता था, 556 कॉमा सेकेंड और
ये वैल्यूज दे दी है मैंने। ठीक है, तो ये देखें, उसने मुझे इनका आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये फंक्शन का फायदा मुझे क्या हुआ है कि मैंने एक कोड लिख दिया, मुझे दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, इसे इनपुट देनी है और उस हिसाब से आंसर खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा मुझे। अब ये तो बहुत सिंपल कोड है, लेकिन मैं इसके अंदर कितने ही कॉम्प्लेक्स कोड लिख के मैं इस तरह से ये यूज कर सकता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, उससे एक काम करवाऊं, और वो काम मैंने दोबारा करवाना है लेकिन फॉर डिफरेंट इनपुट्स, तो वो मैं इससे करवा सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपल एज दैट। फंक्शंस का मैं आपको मजीद बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक इवन ऑड का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेफ करूंगा, इवन ऑड मैंने फंक्शन का नेम रख दिया, और मैं उससे एक एक इनपुट लूंगा। ओके, और मैं उससे क्या रिटर्न करवाऊंगा, मैं कहूंगा कि ए का तुम मॉड लो 2 के साथ, और अगर वो 0 आता है। अब मुझे आप लोगों से सवाल है मेरा कि ये क्या है, इसको मैंने ये पढ़ाया हुआ है पहले, इसको हम और कहाँ पे यूज करते हैं, लेट्स से मतलब कि ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा। फॉर दोज ऑफ यू जो कि अभी तक जाग रहे हैं मेरे साथ, प्लीज चैट के अंदर सोच के बताएं, सोच के नहीं भी बताते, ऐसी हवा में तुक्का लगाओ मुसलमानों, कि 8 मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 मुझे क्या रिटर्न कर सकता है। सपोजिंग ए की कोई भी वैल्यू है, लेट्स से ए की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 है, क्या रिटर्न करेगा मुझे ये। रिमाइंडर देखेंगे कि वो इक्वल टू 0 है, यस, बिल्कुल यही होगा। लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न से मुराद, मैं इसको नए सेल में लिखता हूँ ना एक, और इसको मैं अगर सेल को रन करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, क्या रिटर्न करेगा मुझे ये सेल, आउटपुट में क्या देगा। सपोजिंग मेरे पास ए की वैल्यू, मैं वो भी आपकी दूर करता हूँ, ए की वैल्यू 5 है, नहीं 3 है, चले। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यार ए मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। हम्म, आई नो काफी बोरिंग हो गया सेशन हमारा, लेकिन यार गुजारा थोड़ा। फॉल्स, ये वाली कंडीशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं, राइट। तो इसका आंसर, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाते हुए, ये हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन से मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, इस फंक्शन से मैं ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट इसे डायरेक्टली देके मैं ये चाहता, तो यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर भी ये वाली सारी स्टेटमेंट जो थी, ये लिख के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता और फिर ये देता, आंसर फिर भी सेम आना था मेरे पास। ठीक है, कोई फर्क नहीं आना था उससे। मैंने डायरेक्टली करवा लिया। तो अब मैं कहता हूँ कि यार लेफ्ट से मेरे पास मैंने चेक करना है कि इवन है कि इवन है या ऑड है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, किस केस के अंदर करेगा, इज इवन, ये मुझे उस केस में इवन ट्रू रिटर्न करेगा जब वो वाकई में इवन होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं परफेक्टली, उनका 2 के साथ रिमाइंडर नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ए मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ए का कोई रिमाइंडर नहीं आएगा 2 के साथ डिवाइड करने पे, राइट। तो वो नंबर क्या हुआ, वो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल लिखूँ ना, एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखूँ, मैं यहाँ पे कहूँ यार इफ इस इवन का फंक्शन मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे क्या रिटर्न करना है, या तो ट्रू करना है या फॉल्स करना है। लेट्स से मैं इसे इनपुट में दे देता हूँ 25 कर देता हूँ। ठीक है,
और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया ना कि ये इवन है, तो मैं ट्रू रिटर्न करने पे क्या लिखूंगा, दिस नंबर इज इवन। ओके। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है, दो एक सिनेरियो हमारे पास, या इवन या ऑड। तो दिस नंबर इज ऑड। ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो दिस नंबर इज ऑड, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को जब मैंने 25 उसने दिया, उसने रिमाइंडर इसका निकाला, इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। और इस फंक्शन ने हमें वापस क्या दे दिया, फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट जो थी वो क्या होगी, फॉल्स होगी हमारे पास। कहाँ पे आया वो, फिर एल्स के पास आया, एल्स के अंदर उसने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है। अगर मैं इसे दे देता यहाँ पे 20 दे देता, तो 20 एज वी नो इज एन इवन नंबर, सो दिस नंबर इज इवन। ओके। ये छोटा सा कोड था। ठीक है। ओके जी। तो ये थे फंक्शन हमारे। ठीक है। फंक्शन इसके साथ आप थोड़ा मजीद करके दे सकते हैं। एक और चीज छोटी सी मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, फंक्शन के बारे में। लेट से ये मैं न्यू फंक्शन बना रहा हूँ इसका। लेट से मैंने इसके अंदर ना एक, मैं चाहता हूँ यार इसकी ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो मेरे पास यहाँ पे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मैं लेट से यूजर कोई इनपुट नहीं ना देता, जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर बताया था, जैसे प्रिंट के अंदर एक एंड वाला था ना, इसके अगर मैं लेट से इनपुट पैरामीटर नहीं ना देता कोई, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, बैक स्लैश एन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं जरा, और मैं यहाँ पे लिखूं हेलो, हेलो देयर। ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूं दोबारा, और मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूं। ठीक है। तो ये देखो इसने दो डिफरेंट लाइंस के अंदर किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पैरामीटर था ना, दिस इज अ फंक्शन टू बाय द वे, प्रिंट का जो है, प्रिंट भी एक फंक्शन है, क्यों पैरेंथेसिस लगी है यहाँ पे, ये मैं बताने के फंक्शन है। एंड पे मैं कहता हूँ बैक स्लैश एन, बाई डिफॉल्ट है ना, मैं उसे सिंगल स्ट्रिंग से करना चाहता हूँ। तो ये देखें, उसने मेरा नाम डायरेक्टली आगे प्रिंट कर दिया, और मैंने ये वाली वैल्यू को खुद ओवरराइट किया, तो वो हुई है बाय डिफॉल्ट, वो बैक स्लैश एन ही दे रहा था मुझे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम मैं यहाँ पे भी करूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि यार ए की वैल्यू अगर मैं नहीं भी देता ना, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू जो है ना, लेट से 10 रख दो। अब मैं यहाँ पे इसे कोई इनपुट पैरामीटर नहीं ना दूंगा, तो ये फिर भी चलेगा, क्यों, क्योंकि उसने कंसिडर कर लिया कि ए की वैल्यू 10 है, अगर यूजर ने नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ ना 25, तो वो उसे ओवरराइट कर देगा उस वैल्यू से, 10 की वैल्यू से। ओके। सो ये इस तरह से काम करती हैं। ये कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, इन्हें कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। आप पैरामीटर्स की किस तरह से सेट करते हो। ठीक है। एक और चीज, अगर आप यहाँ से ये वैल्यू नहीं ना लिखते यहाँ पे, ठीक है, लेट से आपने इक्वल टू 10 नहीं किया, और यहाँ पे आपने कोई इनपुट पैरामीटर नहीं दिया, अब आपका एरर आएगा। एरर आएगा क्या, इज इवन इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए। ये आपने इसे आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं है इसे यहाँ पे। ठीक है, पैरामीटर आपने इसे दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर दिया है। अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इससे वैल्यू मिलती है। अब वैल्यू नहीं मिल रही थी, इस तरह से ये मुझे एरर दे रहा था। ऑल गुड। अच्छा जी। तो ये थे हमारे पास ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया फंक्शंस के अंदर। किसी का कोई सवाल। फंक्शन के अंदर किसी और का कोई सवाल। आई थिंक 20 या 30 मोर मिनट्स रह रह गए हैं उसके अंदर। उसके बाद बस सेशन हम जो है अपना कंक्लूड करेंगे। जी, किसी का कोई सवाल नहीं, चलें मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक एरर हैंडलिंग। कैमरा ऑन है।
आ, हो ना फिर। अच्छा जी। बेसिक एरर हैंडलिंग आ जाती है उसके बाद हमारे पास। बेसिक एरर हैंडलिंग हमारे पास क्या होती है कि अब जहाँ पे हमारे इस कोड के अंदर लेट से ये वाला एरर था ना, अ, फिलहाल तो ये हमें नहीं देगा। लेट से मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन करता हूँ। यहाँ पे एक नया फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है इज ऑड, और यहाँ पे बल्कि मैं डिवाइड का एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और ये दो इनपुट पैरामीटर्स लेगा मेरे से। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इनको डिवाइड करवाना है ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। और उसका आंसर मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। अब डिवीजन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमें इनडेफिनेट वैल्यू देता है, ठीक है। अगर हम वैसे भी कराएं पाइथन के ऊपर तो ये हमें नहीं करके देगा। लेट्स से मैं करता हूँ 5 डिवाइड बाय जीरो करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें डिवीजन बाय जीरो का उसने एरर दे दिया हमें, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ये एरर ना आए, या आए ना तो मेरा कोड उसे एफिशिएंटली हैंडल कर सके। क्या मतलब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार यूजर यहाँ पे जीरो दे सकता है, और मैं नहीं चाहता कि यार मैं यहाँ पे इफ के ऊपर इफ की स्टेटमेंट लिखूं कि भाई यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज हैं, लेट्स से एक्स और वाई की वैल्यू है मेरे पास, और मैं एक्स की वैल्यू कहता हूँ 5 और वाई की वैल्यू कहता हूँ मैं जीरो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू के ऊपर चेक लगा रहा हूँ कि अगर ये जीरो है तो मेरे पास एरर दो या ना दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे कोड को टेस्ट करे, अगर इसके अंदर कोई एरर आता है ना, तो एरर वो क्या करे, वो एरर अपने पास स्टोर करके रख ले, ठीक है। और उस हिसाब से जो है ना डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा ट्राई का। अब ट्राई क्या करेगा, ट्राई के अंदर आप जितना भी कोड लिखोगे ना, उसके अंदर अगर एरर आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो आप एक इसके बाद आ, एक स्टेटमेंट लिखोगे एक्सेप्ट की, ठीक है। एक्सेप्ट की स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको इसके अंदर जो सा भी एरर आएगा ना, वो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप उस एरर को फिर प्रिंट करवाना चाहते हो, उसके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं एक फंक्शन के अंदर सारा इंक्लूड करके आपको बताता हूँ। ये लेट से मैं फंक्शन क्या नहीं करता, ये मेरे पास एक कोड है, ठीक है। ये मेरे पास एक कोड है, मेरे पास न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 0 है। मैंने क्या किया, मैंने ट्राई की स्टेटमेंट के अंदर एक रिजल्ट बनाया है और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से, ठीक है। और जीरो से डिवाइड करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट की स्टेटमेंट लगाई और मैंने सब बता दिया कि यार कौन सा एरर है। इसके अलावा भी एरर आएगा तो ये एक्सेप्ट की स्टेटमेंट कैच नहीं करेगी, ठीक है। और मैंने इसे क्या कर दिया, एज ई, मतलब कि ई एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर कर दो। और फिर मैंने एरर को यहाँ पे प्रिंट करा लिया कि एरर, और ये ई के अंदर जो सा भी मैसेज एरर स्टोर हुआ होगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो डिवीजन बाय जीरो, ये एक एरर आ रहा था, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मजीद भी कर सकता हूँ, प्रिंट एरर फाउंड, ठीक है। तो बजाय कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो, बजाय कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो, वो अब कंटिन्यू कर रहा है एग्जीक्यूट करना। लाइक सिर्फ फर्क क्या है, उसने एक्सेप्शन जो हमारे पास आई थी, जो हमारे पास एरर आया था, उसने उसे रिजॉल्व कर लिया, कैच कर लिया, और उसने उस हिसाब से हमारे पास सेक्शन परफॉर्म कर दिया, जो कि इस केस के अंदर ये दो लाइन थी प्रिंट की, ओके। सो एरर हैंडलिंग हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर होते हैं, जीरो डिवीजन एरर होते हैं, हमारे पास एक और एरर भी आ सकता है यहाँ पे, एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एरर भी आ सकता है, एज ई उसका भी हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम
यही वाली लाइन सेम प्रिंट कर देंगे। वैल्यू एरर क्या होता है, लेट्स से मैं इंटीजर्स को कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी, स्ट्रिंग डाल देता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अब ये देखें, ओ सॉरी, ये टाइप एरर था। वैल्यू एरर वो होता कि मैं यहाँ पे कुछ भी ना देता, दिस इज टाइप एरर, टाइप एरर एज ई, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूंगा ना, तो ये देखें, उसने एरर किया और आगे उसने मुझे बता दिया कि क्या एरर है, ठीक है। वैल्यू एरर होता तो उसने फिर भी बता देना था। मैं लेट से यहाँ पे डिनोमिनेटर को जो है उड़ा ही देता हूँ। तो मुझे कर्नल रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए, बट वैल्यू एरर वही होता है कि आपने कोई और वैल्यू दी होती है और उसके ऊपर वो काम नहीं करता, तो इस तरह से वो आपको वैल्यू एरर की एक एक्सेप्शन दे देता है यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक हमारे पास लॉजिकल एरर भी होता है। लॉजिकल, जी सैयद मेहताब। काइंडली अगर क्वेश्चन है आपका कोई तो चैट के अंदर पूछ लें, माइक वगैरह ऑफ ही रखें अपना। ओके, इसके मैं एरर हैंडलिंग के मजीद कोड वगैरह आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है, रिलेटेड टू दिस। मैंने कुछ कोड लिखे हुए पड़े हैं, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड नंबर्स किया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने ट्राई किया हुआ है, और जीरो डिवीजन एरर हमने यहाँ पे उसी तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। वही वाला काम हुआ है जो हमने पहले किया था। ओके, सो इसके अंदर कुछ भी मजीद नहीं है। और ये लॉजिकल एरर हमारे पास ठीक है। ये इसने हमारे पास कोई लॉजिक एरर वगैरह नहीं दिया। यस, तो ये इसने बिल्कुल एग्जीक्यूट कर लिया सही तरीके से, कोई एरर नहीं आया हमारा इसके अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कहते हैं हम इसे। इसके बाद हमारा इससे अगला वाला है, दैट इज एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, अच्छा जी, एक डेटा स्ट्रक्चर तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो क्या था, वो था लिस्ट का, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि उसके अंदर आप एक से ज्यादा टाइप की डाटा वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हो, एक से ज्यादा डेटा टाइप्स की, ठीक है। मसलन हमने ऊपर देखा था, उसके अंदर हमने फ्लोट भी एक ही डेटा टाइप के अंदर हमने स्टोर किया था। उसके बाद इंटीजर भी हमने उसी के अंदर स्टोर किया था, और उसके बाद हमने उसके अंदर ही हमने स्ट्रिंग भी स्टोर की थी, राइट। सो हमारे पास कुछ ऐसे भी, और उसके अंदर हम अपेंड भी कर सकते थे, रिमूव भी कर सकते थे, पॉप भी कर सकते थे, मतलब हम उसके अंदर एडिट्स वगैरह या रिप्लेस वगैरह कर सकते थे वैल्यूज। हमारे पास एक और डेटा टाइप आती है, अ, जिनको हम कहते हैं टपल्स। टपल्स क्या होते हैं, टपल्स और लिस्ट्स होती हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं हमारे पास फिक्स्ड होती हैं। लेट्स से मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर इनको हम लिखते हैं डायरेक्ट पैरेंथेसिस से। पैरेंथेसिस के अंदर मैं अब जो भी वैल्यू लिखूंगा ना, वो हमारी टपल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये टपल मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैं टब करूंगा ना,
तो ये देखें, इसने मुझे ये 2, 3 और 5 जो है वो आउटपुट के अंदर दे दिया। अब मैं इसके अंदर एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं सिर्फ इसके अंदर प्रिंट कर सकता हूँ। आई कैन नॉट चेंज अ वैल्यू, आई कैन नॉट डिलीट अ वैल्यू, एंड आई कैन नॉट ऐड अ न्यू वैल्यू, ठीक है। मैं इस चीज़ के अंदर बहुत बाउंड हो गया हूँ कि मैं इसके अंदर कोई एडिट्स वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। इसको प्रिंट करने का भी सेम तरीका है जो कि हमारा उसका था। uh, इसको मैं सिंपली, मैंने एक एक वैल्यू इसके अंदर करके प्रिंट करनी है, तो मैं उसी तरह करूँगा, फॉर आई इन टपल्स प्रिंट आई। तो देखें 2, 3 और 5 उसने मुझे प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेम वही तरीका जो कि लिस्ट का था हमारे पास, प्रिंटिंग के अंदर हमारे पास और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एक और तरीका, जिससे कि लेट से मैं कहता हूँ मैं डिफरेंट वैल्यूज असाइन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लेट से मेरे टपल के अंदर 3 वैल्यूज है ना, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब पहली वैल्यू ए को साइन हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बी को साइन हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू सी को साइन हो जाएगी। और अगर मैं करना चाहता हूँ ना यहाँ पे, इसको मैं सिर्फ रन करता हूँ, और नेक्स्ट सेल के अंदर मैं यहाँ पे अगर ए प्रिंट करता हूँ ना, तो मेरे पास पहली वैल्यू प्रिंट होगी इस टपल की, जो कि यहाँ पे असाइन हुई थी, विच इज 2, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से भी टपल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास डेटा टाइप जो है वो है सेट्स की। सेट्स की, सेट अब हमारे पास क्या होते हैं सेट्स हमारे पास, अ, ये भी एक डेटा टाइप भी होती है इसी तरह कलेक्टिव। इसका हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेट से हम इसके पास इसके अंदर करते हैं, लेट से मेरे पास ये एक लिखी है मैंने, ये मैं एक एक सेट में इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ये कलर्स है मेरे पास, ओके। ये कलर्स है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर खास बात क्या है भाई, कि सेट्स के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते, ठीक है। सेट ऑलरेडी जो डुप्लीकेटेड वैल्यू जो है उसे डिलीट कर देगा। यहाँ पे रेड मैंने 2 दफा मेंशन किया हुआ है, मैं इसे रन करूंगा। यहाँ पे अब मैं कलर्स दोबारा प्रिंट करूंगा, तो देखें उसने डुप्लीकेट वैल्यू जो थी वो वहां से रिमूव कर दी है। यहाँ पे आप सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे ना क्लासरूम्स रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास और क्लासरूम्स है। मैं क्लासरूम्स कहता हूँ कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो मैं डाटा उनके रेप्लिकेट करने के बजाय मैं सीधा से लिख लूंगा कि इफ, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ये शाहजेब इन ए, ठीक है। मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने ए का एक बनाया था, सेट बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर ना मैंने स्टूडेंट्स के नेम दे दिए थे कि ए सेक्शन के अंदर ये स्टूडेंट्स है। ए हो गया, अली हो गया, ठीक है, लाइबा हो गई, ठीक है, ऐसे हसान, ठीक है। इस तरह डिफरेंट नेम्स दे दिए मैंने। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ना, इफ शाहजेब ही ने, तो प्रिंट कर दो शाहजेब इज इन सेक्शन ए, तो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। तो ए इज नॉट डिफाइंड, मैंने रन नहीं किया, ये देखें। तो आप इजीली, मतलब अब एक क्लास के अंदर 2 बंदे नहीं हो सकते, शाहजेब 2 नहीं हो सकते, तो वो क्या करेगा, एक को हटा देगा वहां से ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करूंगा ए, तो ये देखें शाहजेब को उसने हटा दिया यहाँ से, ओके। और एक और चीज, ये बाय द वे सॉर्ट भी खुद ही कर देता है डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। आपने सिर्फ इसे करना है, डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, दैट्स इट। वो स्टोर जो है, सॉर्ट जो है वो खुद ही कर देगा, ठीक है। इसके अंदर बाय द वे आप ऐड रिमूव कर सकते हैं, ए डॉट एड, लेट से मैं इसके अंदर हफीज को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, हफीज ऐड हो गया। अब मैं इसके अंदर से रिमूव करना चाह रहा हूँ हसान को, तो ये देखें ये रिमूव भी हो गया, ठीक है।
तो ये आप कर सकते हैं। सेट्स की एक और बहुत खास बात, इसके अंदर आपके पास जो होते हैं ना, फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने मैथ्स के अंदर सेट्स पढ़े हुए हैं, देर आर सम फंक्शंस जिनको जिनका नाम है यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड देन देयर इज डिफरेंस। ठीक है, ये तीन ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो इन मैथ्स, और आप उनको यहाँ भी कर सकते हो। किस तरह से? लेट से मैं दो सेट्स डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, सेट वन और सेट टू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इनका यूनियन लेना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा यूनियन सेट। एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि सेट वन, और यहाँ पे मैं ये इस्तेमाल करूंगा बार एंड सेट टू। ठीक है, ये मुझे क्या निकाल के देगा, ये मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट निकाल के देगा। ये देखें, यूनियन क्या होता है कि इसके एलिमेंट भी इंक्लूडेड हो, और एक सेट जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट्स हो और इसके भी एलिमेंट्स हो। ठीक है, अच्छा जी, ये यूनियन सेट का हो गया। इसी तरह अगर मैंने इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ सेट वन एंड सेट टू। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन सेट निकाल देगा। ठीक हो गया। सिर्फ थ्री इन दोनों में कॉमन था, तो इस तरह से इसने थ्री प्रिंट कर दिया। और इसी तरह से डिफरेंस, डिफरेंस सेट के लिए आप क्या करते हो, सेट वन माइनस सेट टू। ठीक है, डिफरेंस, ये देखें, तो वन और टू इन दोनों के अंदर, सेट वन के अंदर वन और टू वैल्यू थी जो कि सेट टू के अंदर नहीं प्रेजेंट थी, तो उसने वन और टू प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो और इसके बाद हमारी फाइनली जो डेटा टाइप आती है, दीज आर डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज हमारे पास एक ऐसी डेटा टाइप होती है, लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट का, और मैं उसके अंदर कहता हूँ यार मेरे पास ना अब इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। मतलब मेरे पास पहला एट्रीब्यूट जो है ना, वो लेट्स से नेम का है। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और उसकी वैल्यू है, वैल्यू शाहजेब है लेट्स से। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है की, और ये हमारे पास कहलाती है वैल्यू। तो मेरे पास स्टूडेंट के अंदर नेम का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है शाहजेब। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट भी हो सकता है जो कि एज हो सकती है। एज लेट्स से मेरी 23 है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे कॉमास भी आएंगे साथ साथ। और उसके बाद हमारे पास तीसरा है कि मेरा मेजर कौन सा है। लेट्स से मेरा मेजर है कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, अब मेरे पास ये एक डिक्शनरी बन गई है, और इसके अंदर मैंने ना हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर की हुई है। ठीक है, अब मैं इनको एक्सेस किस तरह से कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास प्रिंट करके दो जो स्टूडेंट की मेरी डिक्शनरी थी, उसके अंदर मेरे पास जो एट्रीब्यूट नेम था ना, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी थी वो मेरे पास वो प्रिंट करके दो। तो एट्रीब्यूट नेम के अगेंस्ट क्या पड़ा था, शाहजेब, तो उसने शाहजेब प्रिंट कर दिया। यहाँ पे से कहता है एज के अगेंस्ट प्रिंट करके दो, तो ये एज के अगेंस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर मैं इसी तरह से वैल्यू भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। वैल्यू वैल्यू किस तरह से कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार स्टूडेंट के अंदर जो मेरे पास एज वाला पैरामीटर था ना, उसके अंदर मेरे पास एज जो थी ना वो 20 कर दो। ठीक है, तो ये देखो उसने वैल्यू यहाँ पे चेंज करके 20 कर दिया। ठीक है, इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं, और प्रिंट इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं फॉर लूप के अंदर लेट से मैं चाहता हूँ कि फॉर लूप के अंदर जो है ना, एक एक चीज प्रिंट करना चाहूँ। सॉरी अबाउट दैट। फॉर लूप के थ्रू मैं इसके अंदर एक एक एट्रीब्यूट इसका प्रिंट करना चाहूँ, एक की प्रिंट करूँ, उसके बाद मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करूँ, फिर एक की प्रिंट करूँ, फिर मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करूँ। तो मैं ये किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रिंट, सॉरी, फॉर लूप के थ्रू
फॉर sorry about that. uh, k comma v in student dot items. ओके, स्टूडेंट डॉट आइटम्स मुझे क्या बताता है कि यार इस स्टूडेंट की डिक्शनरी के अंदर जो एक एक वैल्यू है ना, ये एक एक आइटम है इसका, ये एक एक आइटम की हर आइट्रेशन के ऊपर के के अंदर इसकी की स्टोर कर दो और वी के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ यहाँ पे अब आके कि प्रिंट की, ओहो, की आगे ये प्लस वी, मैं इसे प्रिंट करूंगा। नेम एरर दे दिया उसने। ओ सॉरी, के था, के वी। तो ये देखें, ये क्या कह रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई कि मैं यहाँ पे दोनों को एज अ स्ट्रिंग पे रख सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट डू दैट। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ये मुझे एरर इस तरह से दे रहा है कि इस तरह से मेरे पास अगर कोई इंटीजर की वैल्यू आ जाए ना, तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते। और ये इस तरह से मुझे एरर दे रहा है कि आप इंटीजर यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें। तो ये देखें, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके, तो नेम उसने बता दी शाहजेब, एज है 20 और मेजर है हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस। ओके, सो ये इसने एज इट इज प्रिंट करके मुझे दे दिया है इसकी कीज और उसके सामने इसकी वैल्यू। तो डिक्शनरीज के साथ आप इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज जिसके अंदर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं, वो किस तरह से कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरी ये की प्रेजेंट है ना स्टूडेंट के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस स्टूडेंट हैज अ मेजर, मतलब कि उसका एक एट्रीब्यूट है मेजर के नाम से। तो मैं कह सकता हूँ कि यार इस स्टूडेंट का एक मेजर है। क्यों, यहाँ पे मेजर मेरे पास डिफाइंड था। लेट्स से मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इट रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें, अब उसने ये प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेजर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, और यप, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स, सो आई थिंक हमें यहाँ पे अपना सेशन अब रैप अप करने की रैप अप करते हैं हम। uh, जी जी, अजहर आपकी आवाज़ आ रही है। किसी का कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह सेशन को कंक्लूड करेंगे। जौन सी चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं, इसकी भी एक इतनी मुश्किल सी नहीं, छोटी सी एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उससे हम थोड़ा ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे, स्पेस हमारी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा तेज़ होगी, और उसके अंदर हम ज़रा थोड़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। जो आपकी बेसिक जितनी चीज़ें थी वो इस इन 2 सेशंस के अंदर मैंने पाइथन की कवर कर दी हैं। पाइथन की एटलीस्ट अब आपको नो हाउ होगी है कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप, डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, डेटा टाइप्स को मैनिपुलेट आप किस तरह से कर सकते हो, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो फर्दर किसी का क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, वरना इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और इसकी लास्ट टाइम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह लास्ट लेक्चर की नहीं मिल सकी थी। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने खुद इस दफ़ा अपने कंप्यूटर के ऊपर की है, तो इंशाल्लाह आपको इसकी फुल फ्लैश रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ लोग
नहीं नहीं, इनका मिल गई थी, असल में उस रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह थे। सो इस वजह से आपको रिकॉर्डिंग वगैरह अब अच्छी रेजोल्यूशन के साथ मिल जाएगी, ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। सो किसी का क्वेश्चन नहीं है, सो बस इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकता है। लिंक्डइन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। लिंक्डइन के ऊपर मैं अपना अकाउंट शेयर कर आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। सो दिस इज माई प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। आप लोग यहाँ पे किसी बारे में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, किसी भी हवाले से आपका कोई सवाल है, तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली इसको विजिट करता रहता हूँ, तो होपफुली मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस मीटिंग। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले वीक आपसे मुलाकात होती है इसी टाइम के ऊपर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।